गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनवर्टिब्रेट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसके पिछले लेक्चर में हमने स्टार्टिंग में यूग्लिना में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से उसमें न्यूट्रिशन होता है, किस प्रकार से वो फूड ग्रहण करता है और उसका एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन होता है। तो आज इसी श्रृंखला में आगे हम फेशियोला हिपेटिका में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि परजैविक पोषण के बारे में पढ़ेंगे। उसके डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड, फीडिंग और डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर निशा सिरोया, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या कोई भी जीव जो उसके स्थान पर जहाँ पर वो रहता है उस वातावरण में वो सफलतापूर्वक रहने के लिए जो क्षमताएं अपने अंदर विकसित करता है उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू लिव सक्सेसफुली इन अ गिवन हैबिटेट और इन्वायरमेंट इज नोन एज एडेप्टेशन। तो अगर इस संदर्भ में हम देखें तो जो परजीवी होते हैं या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, ये भी एक विशिष्ट प्रकार का एडेप्टेशन है। इसमें क्या होता है कि उनकी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में कुछ ऐसे डिफ्रेंशिएशन हो जाते हैं जिसके कारण वो इन पैरासाइट्स को, परजीवियों को उस वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित बनाता है और इसी के आधार पर इनका जो पाचन तंत्र है यानी कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अनुकूलित हो जाता है, एडेप्टिव हो जाता है। ये अनुकूलन जो होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि एंडोपैरासाइट्स में अलग तरह के होंगे, या हम जैसे कि संघ प्लेटिहेल्मिन्थेस के सदस्यों की बात करें तो उसके जो सदस्य यहाँ फेशियोला हिपेटिका की बात कर रहे हैं तो वो एक एंडोपैरासाइट होता है। या बाह्य परजीवियों की बात करते हैं, एक्टोपैरासाइट, जो कि हिरुडीनेरिया में पाया जाता है। तो उसके अनुसार ये क्या होता है, एनिमल के अनुसार डिफरेंट और स्पेसिफिक प्रकार का हो सकता है। द एडेप्टेशंस वेरीज बिटवीन मेंबर्स ऑफ द endoparasites such as the phylum Platyhelminthes and ectoparasites such as leeches. अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो एंडोपैरासाइट का मेंबर है, जैसे कि फेशियोला हिपेटिका जो कि क्लास ट्रिमेटोडा का मेंबर है, और इसी तरह से अगर हम टीनिया की बात करें जो कि क्लास सेस्टोडा का मेंबर है, तो ये भोजन जो होता है या न्यूट्रिशन सेमी लिक्विड या लिक्विड अवस्था में लेता है। तो ये जो इसका भोजन होता है ये सेमी डाइजेस्टिव या फिर पूरी रूप से पचा हुआ कंप्लीट डाइजेस्टिव दशा में हो सकता है, और इसी आधार पर इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी इनकम्प्लीट हो सकती है, जैसे कि लीवर फ्लूक यानी कि फेशियोला हिपेटिका में होती है, या फिर इसका पूर्ण रूप से अभाव भी हो सकता है जैसा कि टीनिया में होता है। लेकिन यदि इसके विपरीत हम जोंक यानी कि हिरुडिनेरिया की बात करें जो कि संघ एनेलिडा के वर्ग हिरुडिनेरिया का मेंबर है, परंतु ये एंडोपैरासाइट नहीं है, ये एक्टोपैरासाइट है। तो ये क्या करता है कि भोजन के रूप में जो इसका होस्ट होता है उसके ब्लड को ये प्राप्त करता है। तो इस तरह से इसमें संग्रह करने के लिए और फिर उस भोजन को पचाने के लिए विशिष्ट प्रकार का इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल या वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये अलग अलग जो फाइलम है उसके अनुसार इसमें अलग अलग न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो आज हम फेशियोला हिपेटिका की बात करेंगे यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। फेशियोला हिपेटिका यानी कि जो लीवर फ्लूक है ये भेड़ की लीवर और बाइल डक्ट्स में रहता है। लीवर फ्लूक फेशियोला हिपेटिका it is found in the duct of the liver of the duct, bile ducts and the liver of the sheep. अब हम इसकी संरचना की बात करें तो ये जो पैरासाइट है इसके एंटीरियर भाग में यानी कि इसका जो माउथ होता है उसके चारों तरफ एक एंटीरियर सकर पाया जाता है जिसे ओरल सकर कहते हैं। ये सकर क्या करता है,
सरफेस पर चिपकने और जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको ग्रहण करने के लिए एक तरह का आदर्श अंग होता है। इस ओरल सकर से के पीछे की ओर एक पोस्टीरियर सकर यानी कि जिसे एसिटेबुलम कहते हैं वो भी पाया जाता है। लेकिन ये जो होता है, ये वाला सकर, ये सिर्फ अटैचमेंट का कार्य करता है। और यदि दोनों सकर की बात करें तो दोनों में ही कंटिकाएं नहीं पाई जाती है। ये फेशियोला हेपेटिका है। इसके स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि सबसे आगे हमें माउथ दिखाया गया और उसके नीचे ये ओरल सकर, और इसके अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल, जो कि विभिन्न प्रकार के इसकी संरचना को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर अपन इसके एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इसमें इनकम्प्लीट प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल होती है, क्योंकि इसके अंदर एनस नहीं पाया जाता है। मुख के अंदर एक फेरिंग्स, मुख जो होता है वो अंदर की तरफ एक फेरिंग्स में खुलता है। इस चित्र में जैसे कि हम देख सकते हैं कि आगे की ओर माउथ है और ये अंदर जाके एक फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस है जिसके अंदर ये खुलता है। इसकी अवकाशिका जो होती है, यानी कि इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, और फेरिंग्स के अंदर बहुत सारी फेरिंजियल ग्लैंड्स पाई जाती है। फेरिंग्स पीछे की ओर ईसोफेगस में खुलती है, और ईसोफेगस जो होती है एक छोटी सी संरचना होती है और उसके अंदर बहुत सारी एपिथेलियल सेल्स का एक स्तर पाया जाता है। आगे जाके अगर हम देखें तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये द्विशाखित हो जाती है, यानी कि बाइफर्केट हो जाती है। आगे जाके ये लेफ्ट और राइट दो ब्रांचेस के अंदर बढ़ जाती है, जिन्हें कि हम क्रूरा या सीका कहते हैं। सीका इसके पश्चिमी सिरे पर बंद होती है तथा ये बॉडी का जो सबसे पीछे वाला भाग है, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट है, वहाँ तक ये फैली हुई रहती है। अब आगे जाके ये जो सीका है ये बहुत सारी छोटी छोटी अनुप्रस्थ डाइवर्टिकुला, यानी कि बहुत सारी डाइवर्टिकुला के अंदर ये डिवाइड हो जाती है। अगर बाहर की ओर देखें तो बाहर की ओर की जो डाइवर्टिकुलाज हैं वो बड़ी होती है, और इससे क्या होता है कि ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में, यानी कि उसकी सरफेस जो होती है, एब्जॉर्प्शन की जो सरफेस होती है उसको ये बढ़ाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो क्या होता है, किस तरह से इसके अंदर जो फूड है वो किस तरह से इसके अंदर पाचन होता है इसका। फेरिंग्स, बोथ द फेरिंग्स एंड इसोफेगस आर इंटरनली लाइन विद द क्यूटिकल एंड द इंटेस्टाइन इज लाइन विद द एंडोथीलियल सेल्स, यानी कि फेरिंग्स और इसोफेगस के अंदर क्यूटिकल की परत पाई जाती है और जो इंटेस्टाइन है वो एंडोथीलियल सेल्स के द्वारा आश्रित होती है। एंडोथीलियल सेल्स जो होती है डाइवर्टिकुला की, उसके अंदर बहुत सारी सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स भी पाई जाती है। लीवर फ्लूक, अभी जैसा कि हम जानते हैं कि जो लीवर फ्लूक होता है ये भेड़ के लीवर और उसकी बाइल डक्ट में पाया जाता है, और ये बाइलरी पासेज में एक एंडोपेरासाइट की तरह रहता है। अब न्यूट्रिशन के समय क्या होता है, लीवर फ्लूक अपना स्थान परिवर्तन करते हैं और ये छोटी जो बाइल डक्ट्स होती है और जो कोशिकाएं होती है उसमें ये पहुंच जाते हैं। जंतु की आहार नाल का जो आगे वाला भाग होता है और जो ओरल सकर होता है वो एक प्रकार का यहाँ पे सक्टोरियल एपरेटस बनाते हैं, यानी कि ये जो उपकरण होता है सक्टोरियल एपरेटस जो होता है, विशेषकर इसमें फेरिंग्स के द्वारा क्या होता है कि जो टिश्यू एलिमेंट्स होते हैं और जो इन्फ्लेमेटरी कुछ रिसाव होते हैं जिनमें कि बाइल, ब्लड, लिम्फ आदि सम्मिलित होते हैं, इन सबको ये एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचा देते हैं। अब जो इंटेस्टाइन की डाइवर्टिकुला है और उनकी जो सीका और क्रूरा है, ये भोजन को कलेक्ट करती है, फिर बाद में ये धीमी गति से उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करती है। तो इसमें क्या होता है कि डाइजेशन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट है
उसका यहाँ पर विघटन होता है। और ये विघटन किसकी सहायता से होता है? कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनका सिक्रेशन यहाँ पे होता है और उनकी वजह से यहाँ पे इनका डाइजेशन होता है। It is also not certain whether digestion is extracellular or intracellular. Possibly both types of digestion occurs in the endoparasite. यानी कि अभी तक इस बात का पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है कि इसके अंदर जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है या इंट्रासेलुलर प्रकार का होता है। ये माना गया कि ये दोनों ही प्रकार का होता है। यानी कि जो अंतर्ग्रहित किया हुआ जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है उसके जो ठोस तत्व है जैसे कि ब्लड कार्पल्सल्स है उनका तो शायद एक्स्ट्रा सेलुलर मेथड से डाइजेशन होता है और जो लिक्विड इसका पार्ट है उसका पाचन इंट्रासेलुलर मेथड से होता है। इसके बाद डाइजेशन के बाद जो भोजन है वो ग्लाइकोजन और फैट के रूप में जो बॉडी सेल्स होती है उसके अंदर इसको स्टोर कर लिया जाता है और इसके जो उत्सर्जी उत्पाद होते हैं यानी कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको पैरेन्काइमा में विसरित कर दिया जाता है। आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन अकर्स food is stored as drops of glycogen and fat in the body cells and nitrogenic excretory wastes circulate in the parenchyma surrounding the alimentary canal। तो इस प्रकार से फेशियोला हिपेटिका में या प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो सदस्य है जो कि एक एंडोपैरासाइट होता है उसके अंदर ये पैरासाइटिक प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। थैंक यू।